नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम दाजू कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक शेखर जोशी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के उलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने यहाँ पर केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। यानी शेखर जोशी जी एक स्वतंत्र तरीके से अपना जो लेखन कार्य है वह लगातार कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गठवार, यह यानी उनका कहानी संग्रह है कोसी का गठवार, 7 के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार, यह सारे उनके बहुत ही चर्चित कहानी संग्रह है। आपकी आदमी और कीड़े की कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी इनकी जो कहानी है आदमी और कीड़े, इस कहानी को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित, यानी इन्हें बहुत ही अच्छे दर्जे के लेखक होने की वजह से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। यानी जो दाजू कहानी है इसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो दाजू कहानी समझ रहे हैं उसको थोड़ा सारांश में समझने की कोशिश करते हैं। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। यानी बाल श्रमिक जो छोटे बच्चे होते हैं जो श्रम कार्य करते हैं उसके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। मदर एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। यहाँ पर एक पात्र आता है विद्यार्थी मित्रों जिसका नाम है मदन, और यह एक पहाड़ी बाल लड़का है और यह जब अपने पेट की आग बुझाने के लिए यानी पेट भरने के लिए यहाँ एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात यानी बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। यानी जो मदन है वह अपने साथ में अपने गांव के नज़दीक का जो इंसान है उसे अपना बड़ा भाई समझता है, दाजू समझता है। इसीलिए इसके बाद उसके मन पर कौन सी चोट पहुंचती है, बस यही बात इस कहानी में हमें समझनी है। तो देखते विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में शेखर जोशी जी ने कौन सी बात हमारे सामने रखी है। चौक से निकल कर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। यानी जो कैफे है वहीं पर जगदीश बाबू, यहाँ पर एक पात्र आता है विद्यार्थी मित्रों जगदीश बाबू, जिसे जो मदन है वहाँ दाजू कहता है, उसने देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सपाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। यानी जगदीश बाबू ने उसे देखा था। यहाँ पर नाम तो प्रस्तुत नहीं है लेकिन वो वहाँ लड़का है मदन। तो उन्होंने यानी जगदीश बाबू ने देखा था, वो दिखने में गोरा था, नीली सपाक यानी एकदम साफ उजली आंखें, सुनहरे बाल, चाल में अनोखी मस्ती थी और बहुत ही स्फूर्ति थी। ऐसे लड़के को जगदीश बाबू ने देखा था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी उसमें स्फूर्ति थी। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यानी उसकी जो चंचलता है, खास करके उसमें जो स्फूर्ति है, आंखों की जो चंचलता है, उसके ऊपर वहाँ 9-10 वर्ष का लड़का होगा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वहाँ एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। यानी जो वह लड़का है, जैसे ही जगदीश बाबू कैफे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह मेज पर से टेबल पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही होने की
कोने की टेबल पर बैठे तो वहाँ सामने था, यानी नज़दीक की जो टेबल है वहाँ पर जगदीश बाबू जी बैठते हैं तो उनके बिल्कुल सामने ही वह था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। जगदीश बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि यह लड़का वहाँ पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, यानी वह लड़का कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। यानी वह कुछ बोलता नहीं है लेकिन झुककर मुस्कुराता है, यानी इसी में सारा मेनू समाया था। मेनू यानी कि जैसे ही हम किसी होटल के अंदर जाते हैं और उस होटल की जो भी वहाँ पर मिष्ठान बनते हैं, सब्जी बनती है, उसकी एक मेनू होता है, यानी पूरी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूची होती है, वह उसमें समाहित थी। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वहाँ एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यानी सिंगल चाय का ऑर्डर मिलते ही वहाँ तुरंत पहुँच जाता है और चाय लेकर तुरंत ही पलक झपकते ही यानी उसी क्षण में वहाँ हाजिर हो जाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। यानी मनुष्य की भावनाएं हम सब देख सकते हैं कि बहुत ही अलग होती है। यानी निर्जन और एकांत स्थान पर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। यानी यहाँ पर एकाकी है, यानी जो जगदीश बाबू है उन्हें भी एकाकीपन में कितना निकटता है वह महसूस होती है। किसकी वजह से? उस लड़के की वजह से कि जो हमेशा जगदीश बाबू को देखकर मुस्कुराया करता है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच गंधर्वमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। यानी कभी कभी बहुत ही भीड़ होती है, उसमें भी हमें अकेलापन महसूस होता है कि अपना कोई है ही नहीं। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यानी इस एकाकीपन तभी हमें महसूस होता है कि जब हमारे मन के ऊपर चोट लगती है। यानी यहाँ पर लिखा है विछो विछो, विछो यानी कि बिछड़ापन, विछो यानी विद्यार्थी मित्रों बिछड़ापन, और विरक्ति यानी उदासीनता। यही बात यहाँ पर बताई है कि बिछड़ापन होता है, उदासीनता होती है, तभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। यानी जगदीश बाबू यह सोच में डूबे हुए हैं कि हम जब अकेलापन महसूस करते हैं तो उसी समय अकेलेपन में हमारा गांव पड़ोस, आदमी, स्कूल कॉलेज, हमारे साथ के मित्र सभी हमें याद आने लगते हैं। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तब जगदीश बाबू ने रागदानी चाय साहब, यानी तुरंत ही वहाँ पर ऑर्डर आता है, आवाज़ आती है कि चाय साहब। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। यानी जो सोच रहे हैं उस बात को, वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है, ऐसा महसूस उन्हें होता है। इसीलिए वह अपनी जो शंका है उस शंका को दूर करने के लिए कुछ समाधान के रूप में सवाल करते हैं। और पहले पूछा जाता है, जगदीश बाबू पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़का कहता है कि मदन। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम क्या है? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इन उस लड़के से परिचय करने के बाद में
उनसे बातें होती है कि तुम्हारा नाम मदन है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मदन कहता है कि मैं पहाड़ का, लेकिन बहुत सारे पहाड़ हैं, तुम कौन से पहाड़ से रहने वाले हो, किस पहाड़ पर रहते हो। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अब उन्हें पता चलता है उस लड़के को कि पहाड़ और जिले में कुछ अंतर है। तब बताता है कि मेरा जो पहाड़ है, मेरा जो गाँव है, वहाँ अल्मोड़ा है साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विषय जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि बाबा अल्मोड़ा बोल रहे हो, ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर कौन सा गांव है, जरा हमें बताइए तो सही, हम उस गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया कि भाई अल्मोड़ा तो बता दिया, अब कौन सा गांव। यानी इस बात वहाँ थोड़ा संकोच में डूब जाता है लड़का, सोच में डूब जाता है। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण से ही संकोच हुआ था। यानी उसे पता ही नहीं कि गांव किसे कहा जाता है, यानी थोड़ा संकोच उसे होता है। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यानी उसे बताया जाता है, उन्हें बताया, यानी जगदीश बाबू को वो लड़का बताता है कि अल्मोड़ा से 15-20 मील पर है मेरा गाँव। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, भाई आप बोल रहे हो, लेकिन आप अपने गाँव का नाम तो बताइए। रोटियां लगो वहाँ सचुचाता सा हुआ बोला। यानी उसे बताया तो जाता है जगदीश बाबू को, लेकिन वहाँ ठीक से वो अपने गांव का नाम भी बोल नहीं पाता है और बोलता है कि रोटियां लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर उठी हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्हें मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। यानी जब जगदीश बाबू ने बताया कि मैं भी आपके गांव के नज़दीक का ही रहने वाला हूं, तब ऐसा महसूस हुआ कि मदन के हाथ में जो ट्रे है वह गिर जाएगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था, यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह फिर से वह अपने अतीत में डूब गया हो। जब जगदीश बाबू ने बताया कि मैं भी आपके बिल्कुल निकटवर्ती गांव का रहने वाला हूँ। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, बुली यानी कि छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं नहीं, बाबा नहीं नहीं, दीदी नहीं नहीं, बुली नहीं, दाजू हाँ दाजू। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू जब उनसे परिचित होते हैं, तब यहाँ पर मदन को भी उस जगदीश बाबू के अंदर अपने बड़े भाई का एहसास होता है। उसे लगता है कि हमारे बड़े भाई यानी दाचू यहाँ पर हमारे सामने है। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की जो खाई है वह दूर हो जाती है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू और मदन के बीच में जो अजनबीपन की खाई थी वहाँ दूर हो जाती है, क्योंकि जगदीश बाबू उन्हें बताते हैं कि मैं आपके गांव के बिल्कुल नज़दीक का हूँ। तभी मदन के मन में से अजनबीपन की जो स्याही है वहाँ दूर हो जाती है और टेबल बैठते ही कहते हैं, जो लड़का है वह कहता है, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी ह्यू हिम पड़ेगा। यानी जो मदन है हमेशा जगदीश बाबू को अब दाजू दाजू के नाम से पुकारने लगा और कहते हैं कि आज बहुत ठंड है तो यहाँ पर भी हिम गिरेगी ऐसा लगता है। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से पोय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुंच जाता है। यानी मदन यहाँ पर जगदीश बाबू के साथ में थोड़ी सी बातें करता है कि भाई आपने कल थोड़ा खाना खाया था। उसी समय आवाज़ आती है बॉय, तो वहाँ यह आवाज़ सुनकर उस दिशा में उस ओर चला जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, ताजी कोई चीज़ पानी लाओ। यानी जाते जाते भी वहाँ जगदीश बाबू से पूछता है कि कोई चीज़ चाहिए, तो ऑर्डर मिलता है उसे कि पानी लाओ। लाया दाजू शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यानी बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होने के बाद में
यहाँ पर जगदीश बाबू और मदन के बीच में जो अकेलेपन की शाही थी वह दूर हो जाती है, अकेलापन दूर हो जाता है और एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हो, एक दूसरे से जुड़ चुके हो, इस तरह से वह बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सरासर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह वदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू किया करता था। यानी अब जो जगदीश बाबू है उनके अकेलेपन की जो सही हिम्मत दूर हो जाती है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पराया है ही नहीं, सब अपने ही है। लेकिन जगदीश बाबू को एक बात बहुत ही दुखी कर दी थी और वह बात थी कि जो मदन है वह बार बार दाजू दाजू वहाँ पुकारता था, यह बात उसे पसंद नहीं थी। मदन इधर आओ, आया दाजू, यानी कोई भी बात में वह दाजू दाजू ही बोला करता था। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम के तेज के धार के आगे न टिक सकी। यानी यहाँ पर जो जगदीश बाबू है वहाँ अब यह शब्द से बहुत ही दुखी होते हैं कि बार बार वहाँ दाजू दाजू कहता है। यानी अब जो मध्यम वर्गीय संस्कार थे जगदीश बाबू के वहाँ जाग उठते हैं और अहम की वजह से वह कुछ बोलते हैं। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी के प्रेस्टीज का ख्याल भी है या नहीं तुम्हें? यानी यहाँ पर जगदीश बाबू चिल्लाते हुए बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि दादी दाजू क्या कर रहे हो आपको किसी की प्रेस्टीज यानी इज्जत का कुछ है या नहीं? हमेशा दाजू दाजू कहा करते हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया था। यानी जो जगदीश बाबू एक गुस्से से मदन से बोलते हैं, इसके लिए उनका जो मुंह है तमतमा जाता है। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू मदन के ऊपर गुस्सा तो करते हैं, लेकिन जो प्रेस्टीज वाला शब्द है वहाँ मदन को समझा या नहीं समझा, लेकिन मदन को इस बात की समझ हो गई थी कि जगदीश बाबू को ये दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार में गहरी चोट लगी। मेजर से सिरदर्द का बहाना कर वहाँ घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर कर रो रहा था। यानी यहाँ पर जो अब मदन सिरदर्द का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ एक कोठरी में जाकर रोने लगता है। गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो। लेकिन यहाँ पर अब दाजू कहने के बाद में जो जगदीश बाबू गुस्सा करते हैं, उसी कारण मदन के मन के ऊपर भी चोट लगती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने माँ बाप की बाहों से खींच लिया हो, ऐसा महसूस उन्हें होता है। रो लेने पर अंदर की धूमड़ी वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी यहाँ पर रोने के बाद में जो मदन है जो निर्णय लेता है वो अच्छा ही निर्णय लेता है। यानी रोने के बाद में जो गुस्सा है वहाँ निकल जाता है। मदन अब पूर्ववत काम करने लगा। यानी यहाँ पर जो मदन है वहाँ पहले की तरह अब काम करने लग जाता है। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। यानी अब जो जगदीश बाबू कैफे के अंदर जा रहे हैं, तभी जो जगदीश बाबू है उनकी जो सहपाठी मित्र है वह हेमंत, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। अब जो जगदीश बाबू मदन को बुलाते हैं, लेकिन जो मदन है उससे वह दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। यानी अब मदन बिल्कुल बदल चुका है। अब पहले की तरह उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान भी नहीं है और दाजू कहना भी उसने बंद कर दिया।
स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। यानी ऑर्डर पाने के बाद में भी जब कहता था कि लाया दाजू, लेकिन आज उसने दाजू नहीं कहा और दोनों ही अपरिचित हो इस तरह से व्यवहार करने लगे। लाया दाजू की जगह लाया साहब इस प्रत्युत्तर उसे मिलता है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब जो हेमंत सहपाठी उसके साथ में यानी जगदीश बाबू के साथ में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि वहाँ कि भाई हमारे साथ में जो यह लड़का है यह पहाड़ से आया हुआ ऐसा लगता है। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। यानी यहाँ पर जगदीश बाबू कहते हैं हाँ पहाड़ी आई है ऐसा लगता है, और जो बातें थी उसका विषय ही वहाँ बदल देते हैं। मदन चाय ले आया था। अब जो मदन है वह चाय लेकर वहाँ पर हाजिर हो चुका था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। अब हेमंत जो उनके सहपाठी है जगदीश बाबू के, वह पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, यानी कोई जवाब मिलता नहीं है, मौन छा जाता है। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई, यानी जगदीश बाबू तो बस चाय की जो प्याली उसकी और ही उनकी आंखें झुकी रहती है। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी को की प्रैक्टिस का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। यानी अब जो जगदीश बाबू है, जगदीश बाबू को के साथ में जो आगे व्यवहार हुए थे वह सभी याद आने लगते हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जिससे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। अब थोड़ी सी आंखें उठाकर जगदीश बाबू मदन की आंखों की ओर देखते हैं। उन्हें लगता है कि मदन को बहुत ही गुस्सा आया है और ज्वालामुखी की तरह वह पड़ जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। यानी कि मुझे बॉय कहते साहब मेरा कोई नाम है नहीं, और वहाँ से वह मुड़ जाता है। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। यानी गुस्से के कारण जो मदन है उसका चेहरा बहुत ही सुंदर हो गया था। यानी यही बात यहाँ पर इस कहानी में विद्यार्थी मित्रों, दाजू यानी कि बड़ा भाई और जो बाल श्रमिक मन में अकेलापन होने के बाद में कोई अपना मिल जाता है तो किस तरह की बातें होती है, और आखिर में अपनत्व का भाव होने के बाद में मन के ऊपर किसी चोट लगती है। यही बात इस दाजू कहानी में बताई गई है। मदन और जगदीश बाबू के बीच में जो परिचय होता है और परिचय होने के बाद में एक दूसरे से के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन आखिर में दाजू इस शब्द से जगदीश बाबू को जो गुस्सा आता है उसी की वजह से जो बाल श्रमिक मन पर आघात लगता है, चोट पहुँचती है, यह बातें यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।